और मंच को नमन। आज की हमारी योग शिक्षिका जी को नमन कि सुंदर आपने योग कराया। और आपने जैसे कहा कि हम जीवन की यात्रा मानव शरीर के माध्यम से कर रहे हैं और ये मानव शरीर योग और आहार के बल पे ही आगे बढ़ता है। उसके लिए बहुत आवश्यकता है इस योग की और आहार की। और योग की चर्चा जब हम करते हैं तो हम प्राकृतिक रूप से उत्पन्न भोजन विहीन भोजन की आवश्यकता समझते हैं जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन जो प्राकृतिक भोजन भी हमें अपनी प्रकृति के अनुसार और प्रकृतिमय होकर के हम इसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसके लिए प्रकृति ने अलग अलग ऋतुओं को आगे बढ़ने के लिए अपने सहयोगी बनाया है। तो ऋतुओं के अनुसार कैसे हम भोजन कर सकते हैं, उसके लिए आज हमारी मुख्य अतिथि आई हैं आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा टाले जी। और डॉक्टर प्रतिभा टाले जी रतलाम मध्य प्रदेश में हैं इस समय, वहाँ पे सेवाएं दे रही हैं। वो आयुर्वेदाचार्य हैं और उनको योगाहार के मंच से आदरणीय बड़ी दीदी शकुंतला जी ने जोड़ा है। तो उनका आभार करते हुए मैं डॉक्टर प्रतिभा टाले जी से निवेदन करता हूं इस योगाहार के मंच पर आएं और अपनी बात हम सबके साथ साझा करें। जब टीवी जी करेंगे जब बच्चे छल्ली वो कह दिया मेरा जोड़ी इसमें क्या दीदी जी शायद देख रहा मैं जहाँ ही नहीं मतलब इसी पे लगाई बताऊंगा। जैसे आप हमारी जो मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर प्रतिभा जी, उनकी आवाज से वो शायद अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट हो जाएगा। भाई साहब मैं फोन करती हूँ उनको। हाँ जी 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 जी, वैसे हैं वो, लेकिन शायद जी आप फोन करिएगा दीदी। हाँ बोल ये तो दिसत नहीं है। हाँ झालं बोल। दिसत आहे का नाही? बड़ी दीदी का छोटी दीदी को फोन आ गया है और हाँ आप हाँ अनम्यूट भी हो गई हैं। बढ़िया, हाँ हाँ बहुत बहुत स्वागत है। आप हाँ ऋतुओं के अनुसार भोजन पे चर्चा रख रही हैं, तो आपका बहुत हाँ बहुत स्वागत है दीदी। हाँ 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 धन्यवाद सर। आयुर्वेद के आद्य प्रवर्तक श्री धन्वंतरी जी, इनको नमन करते हुए और पतंजलि व्यासपीठ के पूज्य रामदेव बाबा जी, इनको नमन करते हुए आज अपन ऋतुचर्या के बारे में जानेंगे। ऋतु पूरे वर्ष में अपन आयुर्वेदानुसार 6 गिने जाते हैं। और चर्या चर्या यानी अपन उस ऋतु में क्या आचरण करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए, क्या विहार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये पूरा आता है चर्या में। ऋतु के अनुसार अगर अपन अपना आचरण रखे और भोजन रखे, आहार रखे, तो उस ऋतु में जो जो दोष बढ़ते हैं उनके अनुसार जो व्याधि उत्पन्न होते हैं वो अपन टाल सकते हैं। आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए गए हैं। उसमें वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। वर्षा यानी मानसून, शरद यानी ऑटम, हेमंत यानी लेट ऑटम और शिशिर यानी विंटर, हेमंत ग्रीष्म यानी ग्रीष्म यानी समर
और जो ये 6 ऋतु हो गई है। वर्षा, अभी अपन वर्षा ऋतु का ऋतुचर्या देखेंगे। वर्षा यानी जिस ऋतु में बारिश होती है, जुलाई और अगस्त, ये मेन 2 ऋतु, श्रावण और आषाढ़ भी आता है थोड़ा, श्रावण और भाद्रपद। इस ऋतु में मेनली वात बढ़ता है, वात प्रकोप होता है। ग्रीष्म में मतलब समर में वात का संचय होता है यानी जमा होने लगता है, और फिर इस ऋतु में उसका प्रकोप होता है। इसके कारण इस ऋतु में वात से बढ़े हुए व्याधि उत्पन्न होती है। जिन लोगों की वात प्रकृति है, जो एकदम दुबले पतले लोग हैं, उन्होंने इस ऋतु में खुद की ज्यादा केयर करनी चाहिए। इस ऋतु में अपने शरीर का जो बल है वो एकदम कम हो जाता है, और उसके अनुसार अपनी जो पाचन शक्ति है वो भी कम हो जाती है, मंद हो जाती है। तो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमें एकदम हल्का आहार लेना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। भूख नहीं है और जबरदस्ती चलो खा लो, नहीं तो फिर चक्कर आएगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनको कुछ प्रॉब्लम है उन्हें लेना चाहिए, उसमें भी फिर भूख के अनुसार लेना चाहिए। भूख के अनुसार लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, अगर अपन ज्यादा भोजन ले लिए तो अपनी अग्नि जो है, पाचक अग्नि, वो पहले मंद है, कम है। अगर ज्यादा ले लिए तो फिर वो अग्नि और बुझ जाएगी। उसका अग्नि का संरक्षण करना वर्षा ऋतु में बहुत जरूरी रहता है। उसका अगर अपन संरक्षण करें तो फिर वात भी ज्यादा दूर बढ़ेगा नहीं। इसमें सुपाच्य, हल्का और गर्म भोजन लेना चाहिए। ज्यादा तेज और तली हुई चीजें इनको अवॉइड करना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। वात जिस चीजों से बढ़ता है उसके विरुद्ध अपने को भोजन लेना पड़ेगा। जैसे आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर बोले तो मीठा, अम्ल बोले तो खट्टा, और लवण बोले तो नमकीन। ये 3 चीजों से वात का शमन होता है। तो ये 3 चीजें अपन ने इस ऋतु में लेनी चाहिए। मतलब इस रस के जो पदार्थ है वो लेने चाहिए, और ज्यादा कड़वे, कसैले, तीखे पदार्थ त्याग देने चाहिए। ज्यादातर मीठा लेना चाहिए। मीठा भी बोले तो बहुत ज्यादा हैवी होगा, वही मीठा पूरा मीठा ही नहीं लेना चाहिए, सब बैलेंस में होना। वैसे तो भोजन में 6 रस युक्त आहार लेना चाहिए, मगर जिस ऋतु में जो आवश्यकता है वो रस के पदार्थ ज्यादा लेने चाहिए, और बाकी रस के पदार्थ कम मात्रा में लेने चाहिए। और इस ऋतु में जो फल वगैरह सब्जियां आती है वो अच्छे से धोकर साफ करके लेनी चाहिए। जो पाले भाजियां आती है पत्ते वाली, वो कम मात्रा में यूज करे तो भी चलेगा, अगर करे तो फिर उसको अच्छे से उबाल के वो यूज करनी चाहिए। और पानी जो है, पानी उबाल के अगर गुनगुना लिए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वात जो है वात ठंडे प्रकृति का रहता है, मतलब ठंडी से वात बढ़ता है। अगर अपन गुनगुना पानी लिए तो वात का शमन होता है। और इस ऋतु में वात के लिए श्रेष्ठ बताया गया है, वात शमन के लिए तेल बताया गया है। तो अपन अभ्यंग अगर करें तो बढ़िया रहेगा। अभ्यंग बोले तो तेल की मालिश, तेल इसके लिए बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। और पंचकर्म में वात शमन के लिए बस्ती चिकित्सा श्रेष्ठ कही गई है। बस्ती चिकित्सा को पूरी चिकित्सा में, मतलब जो मेडिसिन है उसको हाफ चिकित्सा कहा गया है। बस्ती में जो अपने आते इंटेस्टाइन रहता है, मतलब आते, हिंदी में क्या बोलते नहीं सूझना मुझे, तो उसको वो क्लीन करता है। बस्ती वहां पर ही अपना वातदोष बढ़ता है, जो अपना लोअर एब्डोमेन रहता है उसमें वो बस्ती वहां पर एक्ट करती है और वात का शमन करता है। अगर अपना पेट सही रहा तो जो विकार है वो उत्पन्न नहीं होते,
मैक्सिमम बोले तो 99% जो विकार है वो पेट से चालू होते हैं। अगर पेट गड़बड़ है, उसकी सारे विकारों की जड़ी आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट, अगर पेट अच्छा रहा तो बाकी विकार उत्पन्न नहीं होते। अगर विकार है सब्जियां तो बताओ ना, वात के लिए जो सब्जियां चलती नहीं है और जो चलती है वो सब्जियों का नाम बताइए ना। हाँ, वातवर्धक जो ज्यादा ड्राई रहती है ना, जैसे चने हो गए और वाटाने, जो करदा नहीं ना, हाँ बेसन, हाँ। जो चीज अपन खाती है खाने के बाद में अपने मुंह में ड्राइनेस आता है, अच्छा, तो वो चीजें जो है वो वातवर्धक है। वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो नहीं लेना चाहिए उस ऋतु में, या ले तो बहुत कम मात्रा में ले। और जैसे फूल गोभी है वो भी वातवर्धक है, फ्लावर जो बोलते हैं वो, जिससे गैस धरती है। तो ऐसी चीजें जो है वो शाम के टाइम में अवॉइड करनी चाहिए। तो शाम को अपन खाना खा के क्या करते हैं, अपनी कुछ एक्टिविटी रहती नहीं है, भोजन पचता नहीं है ठीक से, अपन रात को आराम करते हैं। तो अगर जरूरी बिल्कुल खाना ही पड़ रहा तो फिर सुबह सुबह के टाइम में खाए और कम मात्रा में। और जब अपन सब्जी बनाते हैं तो उसको घी की भी छोंक लगाए तो बढ़िया रहेगा। घी तेल की अगर अच्छे से छोंक लगाए, तेल वात शमन करता है, और घी भी यूज किया तो चलता, घी भी वात शमन करता है। आहार में सुबह शाम एक एक चम्मच घी अपन भोजन के साथ लिए तो बढ़िया रहेगा। और चम्मच जो भर घी आलू है पीना, खाना खाने से पहले हाँ, चम्मच एक भर घी पीना अच्छा रहता है क्या? चलेगा, खाना खाने से पहले लो या फिर खाने के साथ लो, चलेगा। धन्यवाद। और जो आलू वगैरह है वो भी गैस वर्धक है, वो भी ज्यादा अपने लेने नहीं चाहिए। अगर लेने ही पड़ रहे हैं तो फिर उसको उबाल के ऐसे इस टाइप में लेने चाहिए। डायरेक्ट ऐसे सब्जी वगैरह ऐसे नहीं लेनी चाहिए। और ज्यादा मसाले के पदार्थ, तीखे पदार्थ, वो भी थोड़े, इससे गैस बनती है। और हर एक की प्रकृति अलग रहती है, किसी को अगर एक चीज से तकलीफ होती होगी, जरूर नहीं है दूसरे को उसी चीज से तकलीफ होती होगी। तो अपन ने अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, नहीं मुझे ये चीज से ये प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज अपन अवॉइड करनी चाहिए प्रकृति के अनुसार। और वर्षा ऋतु में जब अपन बाहर घूमते हैं तब बाकी प्रोटेक्शन तो अपन ने लेना चाहिए। छाता, रेनकोट वगैरह वो यूज ही करना चाहिए। तो उससे अपन सर्दी खांसी से बच सकते हैं। और वर्षा ऋतु में क्या होता है, पानी गंदा आता है, मटमैला हो जाता है, तो इसलिए पानी उबाल के रहना। वारंवार पेट का इन्फेक्शन होता है, मतलब पेट खराब होता है, तो उसके लिए भी पानी अच्छा लेना, उबाल के लेना बहुत जरूरी रहता है। उससे अपन पेट के वो विकार टाल सकते हैं। दूसरी ऋतु जो है वर्षा के बाद में आती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम रहा बाद में तो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए तो अपन ले लेंगे। वर्षा के बाद में आता है शरद ऋतु। तो वर्षा में क्या होता है, वात बढ़ता है, और शरद में क्या होता है, वात का शमन होता है, वात कम होता है। वर्षा ऋतु में पित्त जमा होना चालू हो जाता है, पित्त का संचय होता है। और शरद में पित्त का प्रकोप होता है, मतलब एकदम से बढ़ता है। ये जो बढ़ता है वो ये सब नेचुरली है, सब नेचर के हिसाब से चलता है। तो वो उस नेचर का अपने शरीर पर पूरा असर होता है, तो उसके हिसाब से अपने शरीर में भी पित्त बढ़ता है। इस ऋतु में जो जिन लोगों की पित्त प्रकोप होते हैं उन लोगों ने ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने परहेज कब से चालू करना चाहिए, वर्षा ऋतु से। वर्षा ऋतु से थोड़ी पित्तवर्धक जो चीजें है वो थोड़ी कम लेनी चाहिए, मतलब शरद ऋतु में ज्यादा एकदम से बढ़ेगी नहीं। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होने के कारण स्किन डिसीज ज्यादा होती है, एलर्जी ज्यादा होती है, खाज खुजली, सोरियासिस वगैरह ऐसी जैसी जो बीमारियां रहती है वो ज्यादा देखी जाती है। तो इसके लिए जो पित्तवर्धक आहार है, पित्तवर्धक मतलब ज्यादा तेज तीखा ये आहार नहीं लेना चाहिए। तलेवा ज्यादा पचने में जो भारी होगा वो नहीं लेना चाहिए। ठंडा आहार लेना चाहिए। ठंडा बोले तो फ्रेश ही होना, मगर एकदम गर्म नहीं होना। गर्म जिनके गुणधर्म गर्म है, जैसे मसाला जो अपन घर में यूज करते हैं सब्जियों में वगैरह, वो मसाला वगैरह डालने चाहिए।
और लहसुन प्याज ये नहीं लेनी चाहिए। वैसे भी अपने भारत में चातुर्मास वगैरह किया जाता है ये इस टाइम में, तो इसका परहेज होता है। वो सब ऋतु के अनुसार जो अपने पूर्वज है उन्होंने अपने मानव के आरोग्य के हिसाब से ये सब परंपराएं बनाई है। परंपरा के अनुसार अगर अपन चलेंगे तो आधे से ज्यादा विकार अपने दूर रहते जाएंगे। तो शरद ऋतु में जो शरद पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा में चांद में बैठकर जो अपन दूध बनाते हैं, दूध की खीर बनाते हैं चावल डाल के, वो खीर बनानी चाहिए और वो खीर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छे से बढ़ती है। और अपन चांद में जो बैठते हैं शरद में, मतलब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई रहती है, तो वो हीट भी अपने शरीर से कम होती है, क्योंकि शरद के शीतल चंद्रमा के शीतल किरणें अपने शरीर पर धारण करने से हीट भी, पित्त का प्रकोप भी कम होने लगता है। और अपन जो है इसमें चंद्रमा के किरणों में अपन पानी भी रख सकते हैं। पानी भी रात भर रखे और दूसरे दिन अपन वो पानी यूज करें, तो पानी भी अमृत के समान रहता है। उससे भी अपने शरीर में पित्त का शमन होने में मदद होती है। चंदन, खस, आंवला, ये जो ठंडे पदार्थ है, इसका भी अपन पानी बना के वो भी पानी में डाल के वो उबाल के ठंडा करके वो भी अपन पानी अगर लिए तो वो भी सेहत के लिए अच्छा रहता है। मुस्ता हो गया, वो भी ले सकते हैं। और दूध से बनी हुई चीजें, घी उत्तम पित्त प्रशमन करने वाला है, पित्त का शमन करने वाला है। दूध से बनी हुई चीजें वो ले सकते हैं, एकदम भारी वाली नहीं, जो पित्त शमन करता है वो वाले। जैसे मिठाइयाँ वगैरह एकदम हैवी वाली वो नहीं लेना, अगर लिए तो थोड़ी मात्रा में लिए तो चलेगा। पित्त बढ़ता है अम्ल, लवण मतलब खट्टा और नमकीन चीजों से और तीखी चीजों से, ये 3 चीजें अवॉइड करना। उसके विरुद्ध कौन सा है? मीठा और ठंडा, ये रस की चीजें लेनी चाहिए। और थोड़ी कड़वी चलेगी, जैसे करेला वगैरह अपन थोड़े बहुत मात्रा में हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हैं। और जो कसैली चीजें रहती है वो भी ले सकते हैं। मटकी हो गई, गवार, हिंदी में पता नहीं गवार को क्या कहते हैं, तो वो गवार, जो बैंगन, इन चीजों से पित्त बढ़ता है, वो थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। इस तरह। और पित्त ऋतु में बिहार में ज्यादा धूप में नहीं घूमना चाहिए। और जो एकदम डार्क रंग के कपड़े रहते हैं वो नहीं पहनने चाहिए, जैसे एकदम लाल केसरी, जिससे धूप ज्यादा अपने को लगती है, अट्रैक्ट होती है अपनी तरफ, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सूती हल्के रंग के कपड़े पहनने तो बेटर रहेगा। ये हो गया शरद ऋतु के बारे में। अब इसके बाद में जो आता है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु बोले तो अभी जो चल रहा है वो हेमंत ऋतु चल रहा, नवंबर दिसंबर, ये 2 महीनों में हेमंत ऋतु आता है। इस वक्त जो शरद ऋतु में जो पित्त बढ़े हुआ रहता है उसका प्रशमन होता है, मतलब वो पित्त शांत होता है। और अपना बल, शारीरिक बल जो रहता है वो एकदम उत्तम रहता है। और अपनी जो पाचन शक्ति रहती है वो भी एकदम उत्तम रहती है। तुमने अभी तक कहा है कि हैवी डाइट नहीं लेने का, जो पचने में भारी है वो नहीं लेने का। अभी इस ऋतु में जो है, जो पचने में भारी है वो सब लेने का, सब खाने का। ये हेमंत ऋतु में, हेमंत और शिशिर 2 ऋतु में, मतलब इस वक्त में अपनी जो अग्नि है वो एकदम तीव्र रहती है, तो उसको ये भोजन चाहिए। मतलब यज्ञ में आग अगर ज्यादा तेज रही तो उसमें अपन संविधा भी ज्यादा डालनी पड़ेगी। उस तरह अपने शरीर में जो अग्नि बढ़ती है उसके लिए हैवी डाइट लेना चाहिए। जैसे अपन जितना पौष्टिक आहार ले सकते हैं, जैसे सूखा मेवा, उसके लड्डू जो बनाते हैं वो लेने चाहिए। और मीठी चीजें, मधुर, अम्ल, लवण, मीठी चीजें ज्यादा लेनी चाहिए।
सब जो रस के रहते हैं वो लिए तो चलता, सब षड्रसात्मक आहार तो हो नहीं, मगर ये पौष्टिक ज्यादा लेना चाहिए। अगर अपन ने ऐसा आहार नहीं लिया, हेवी डाइट नहीं लिया, तो क्या होता है, अपना शरीर का जो अग्नि बढ़े हुआ है वो ये भोजन तो पचा देगा। अगर अपन भूखे रहे और ज्यादा मतलब एकदम हल्का आहार लिया तो जल्दी पचा देगा, और जो बचे हुई अग्नि रहेगी वो अपने शरीर की जो धातु रहते हैं, मांस मेद वगैरह, इनको पचाने में लग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके कारण हैवी डाइट लेना जरूरी है। अब ये हैवी डाइट के कारण क्या होता है, अपने को एनर्जी अच्छी मिलती है, एनर्जी अच्छी मिलती है, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। ये अपनी जो इम्यूनिटी पावर है ये पूरे साल तक अपने को अच्छे से चलाती है, मतलब अपने को विकार वगैरह नहीं होने देती है। तो इस ऋतु में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के जो जो उपाय है वो सब करने चाहिए। अब आंवला, आंवला एकदम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज है। अभी इस ऋतु में आंवला आता है, आंवला पक जाता है तो च्यवनप्राश बनाते हैं अपन। वो च्यवनप्राश सबने अगर लिया, सुबह दो दो एक एक चम्मच भी लिया तो बढ़िया रहेगा। नहीं च्यवनप्राश ले सकते तो सादा आंवला, अभी जो मिल रहा फ्रेश आंवला, तो एक दो आंवले भी हर एक ने लिए तो चलेगा। वो भी नहीं मिला तो अपन जो आंवले का चूर्ण रहता वो भी ले सकते हैं, सुबह आधा आधा एक एक चम्मच लिया तो उससे वो भी बेटर रहेगा। और घी, घी भी यूज करें, घी दही दाग, मतलब दही अगर लेना है तो खट्टा नहीं लेना, फ्रेश बने वाला लेना, छाछ, मतलब सब चीजें अपन इस ऋतु में खा सकते हैं। और बिहार में क्या करना है, दिन में सोना नहीं है। सब ऋतु में सिर्फ ग्रीष्म जो है वो छोड़ के दिन में सोना नहीं चाहिए, और रात को फिर ज्यादा जगना भी नहीं चाहिए। ये तो सब ऋतु के लिए है, दिन में सोना नहीं, सिर्फ ग्रीष्म छोड़ के, और रात में ज्यादा देर तक जगना नहीं। सुबह अपने हिसाब से 6-7 बजे जो है वो उठे जल्दी तो अच्छा रहता है। और हेमंत ऋतु में तो इसके कारण अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ने के कारण अपना शरीर अच्छे से बन जाता है। इस ऋतु में अभ्यंग अपन करें तो बेटर है, मतलब जो तिल तेल है या सरसों तेल है जो आपको अच्छा लगता है, इससे मालिश करनी चाहिए और स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम लेने से भी और शरीर में अच्छे अपने जो मांस धातु वगैरह वो पुष्ट बन जाते हैं। इसके बाद में आता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु की ऋतुचर्या भी सेम इसके हिसाब से है। हेमंत ऋतु में जो अपन ने बताया उसके हिसाब से लेना चाहिए। और ये दोनों ऋतु में अपन ने ठंडी रहती है तो उसके कारण थोड़ा गुनगुना पानी अगर अपन लेते रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और वर्षा ऋतु में भी अपन ने गुनगुना पानी बोला है, शरद में नहीं लेने का, शरद में ठंडा लेने का, और अभी जो है गुनगुना लेने का। और हेमंत और हाँ शिशिर, ये सब मतलब इसमें भी अपनी बॉडी जो है वो अच्छी बनती है, सेहत अच्छी बनती है। इस ऋतु में भी अपन ने अभ्यंग मतलब तेल की मालिश वगैरह करनी चाहिए। और बाकी इस ऋतु में कोई दोष नहीं बढ़ता है, सिर्फ कफ का थोड़ा थोड़ा संचय चालू हो जाता है। संचय मतलब जमा होना चालू हो जाता है। और इसके बाद में जो आता है शिशिर के बाद में आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में जो है, वसंत यानी मार्च और अप्रैल, इस ऋतु में थोड़ी थोड़ी सूर्य की किरणें तेज होने लगती है। मतलब वसंत और ग्रीष्म, शिशिर ऋतु में सूर्य की किरणें तेज होने लगती है। और वर्षा शरद हेमंत में चंद्र की किरणें ज्यादा तेज रहती है, मतलब चंद्र का बल इस ऋतु में ज्यादा रहता है पहले 3 ऋतु में, उसको कहते हैं विसर्ग काल। और ये जो 3 ऋतु रहते हैं शिशिर वसंत ग्रीष्म, इसको कहते हैं आदान काल। आदान काल मतलब ये थोड़ा शरीर का बल अपना इसमें धीरे धीरे कम होने लगता है। और पहले ऋतु में शरीर का बल, जो पहले 3 ऋतु है उसमें शरीर का बल बढ़ते जाता है। वर्षा से लेके फिर वर्षा में कम रहता है एकदम, वर्षा के बाद में
वो बढ़ने लगता है। शरद में थोड़ा मध्यम होता है और फिर हेमंत में और ज्यादा बढ़ता है। शिशिर में तो उत्तम ही रहता है। फिर शिशिर के बाद में वसंत में थोड़ा कम होता है, मतलब मध्यम बल रहता है, और ग्रीष्म में एकदम कम होता है। तो हाँ, वसंत में जो है सूर्य की किरणें तेज होने के कारण कफ जो संचित रहता है शिशिर में, तो वो जो कफ संचित रहता है तो वो बढ़ने लगता है। पहले अपन ने हेमंत और शिशिर में जो बहुत सारा मीठा खाया, बहुत सारा हैवी डाइट लिया, तो इस ऋतु में वो कफ जो है सूर्य की किरणों से एकदम प्रकोप होके उसकी जो कफ की जो व्याधियां है वो उत्पन्न होने लगती है। सर्दी खांसी वगैरह इस ऋतु में एकदम ज्यादा आने लगती है। तो इसके कारण अपन ने जो एकदम मीठा आहार है, जो कफवर्धक आहार है, वो कफवर्धक आहार अपन ने नहीं लेना चाहिए। एकदम मीठा आहार नहीं लेना चाहिए। जब भूख लगे, इस ऋतु में भी जरूरी है, जब भूख लगे तभी आहार लेना चाहिए। अन्यथा जैसे जैसे जितना अपने शरीर को चाहिए तो उसके हिसाब से लेना चाहिए। अगर भूख ना लगे, बहुत सारे लोगों में जाना जाता है कि एकदम से भूख बंद हो जाती है, भूख ही नहीं लगती है, तो उसके लिए जो शुंठ सिद्ध जल रहता है, जो सूंठ रहती है, जिंजर रहता है, उसको पानी में डाल के उबाल के उसका पानी अगर पिए तो उसके कारण फिर भूख लगने लगती है। और कफ के कारण कफ का छेदन होने लगता है। इसमें मीठा नहीं लेना चाहिए क्योंकि मीठे के कारण कफ बढ़ता है। मधुर, अम्ल, लवण, खट्टा नहीं लेना चाहिए, और नमकीन थोड़ा ले तो चलेगा। और जो तीखा मसाले वाले पदार्थ, मतलब मसाले की सब्जी वगैरह इस ऋतु में अपन ले सकते हैं। कसेला, कड़वा ये भी ले सकते हैं। और ठंडी चीजें जो भोजन है वो भोजन बासा वगैरह तो किसी भी ऋतु में नहीं लेना चाहिए, इस ऋतु में तो बिल्कुल नहीं। और जो ताजा रहा और उष्ण, मतलब जिसकी प्रकृति गर्म है, तो ऐसा उसके हिसाब से भोजन लेना चाहिए जो कफ को कम करता है। तो बिहार भी वैसा ही होना चाहिए। बिहार में भी गुनगुना पानी लेना चाहिए, सब चीजें मतलब वापरने के लिए, पीने के लिए। और इस ऋतु में कफ जो पंचकर्म कहा गया है कफ के लिए, वो है वमन। वमन जो है, वमन में क्या कहते हैं, जो दोष अपना बढ़े हुआ रहता है कफ दोष, वो उल्टी से बाहर निकाला जाता है। उसके कारण एकदम जो कफ के जो वायदे रहते हैं वो एकदम कम हो जाते हैं। वो इसके लिए साल भर में एक बार, मतलब ये जो टाइम है वसंत का, इसमें ये श्रेष्ठ है वमन के लिए। और विरेचन के लिए श्रेष्ठ टाइम है शरद ऋतु। और बस्ती के लिए जो बताया है वार के लिए, वो है वर्षा ऋतु। इस तरह वसंत ऋतु की दिनचर्या है। वसंत ऋतु में भी फिर जो फल और सब्जियां वगैरह रहती है, वो फल और सब्जियां भी हर ऋतु में, जो जो ऋतु में जो जो सब्जियां आती है और जो जो फल उस ऋतु के हिसाब से तैयार होते हैं, वही उस ऋतु में लेने चाहिए। आजकल तो पूरे साल भर में सब फल मिलते हैं, सब सब्जियां मिलती है, वैसे यूज नहीं करनी चाहिए। जो ऋतु में जो सब्जियां बनती है उसके गुणधर्म उसके हिसाब से रहते हैं, वही अपन ने लेने चाहिए। जैसे अभी हेमंत ऋतु चल रहा, अभी अभी आंवला हो गया, केले हो गए, सीताफल, इस तरह के फल लेने चाहिए। इसके बाद में अपन जानेंगे लास्ट में जो है वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें ज्यादा तेज बनती है, तो उसके कारण टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, तो हीट भी ज्यादा बढ़ती है, तो इसके कारण स्वेटिंग भी ज्यादा होती है। इस ऋतु में वात संचय होने लगता है। तो वात संचय होने लगता है तो आहार में, और कफ का प्रकोप जो वसंत ऋतु में हुआ रहता है, वो कफ का इस ऋतु में शमन होता है, मतलब शांत होता है, और वात चालू होता है जमा होना। तो उसके लिए इस ऋतु में मीठे पदार्थ ज्यादातर लेने चाहिए। और जो
तरल है, तरल मतलब जो पतले है और ठंडी चीजें हैं वो लेनी चाहिए। जैसे शरबत, शरबत में कोकम का शरबत हो गया, खस, गुलाब, चंदन, ये अपन यूज कर सकते हैं। और आहार में भी तीखी चीजें बिल्कुल एकदम कम मात्रा में, मतलब नहीं है तो भी नहीं चाहिए। और कसेली और जो कड़वी रहती है वो भी कम मात्रा में लेनी चाहिए। मधुर अम्ल लवण, अम्ल और लवण ये भी ले सकते हैं, ज्यादातर मीठी लेना। इसके कारण जो है वात ज्यादा संचय नहीं होगा। तो जिन लोगों के वात प्रकृति है उन्होंने अब इस ये ऋतु से ही परहेज करना चालू किए तो फिर उनको वर्षा ऋतु में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और बिहार में तो जो बोला है वो धूप से अपन ने धूप में जाते टाइम अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने जो छाता वगैरह जो है वो सब यूज करना चाहिए। इस ऋतु में पित्त प्रकृति वालों ने ज्यादा केयर करनी चाहिए और वात प्रकृति वालों ने भी केयर करना चालू किए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और शरीर से ज्यादा पानी निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो उसके कारण लिक्विड डाइट ज्यादा लेना चाहिए। और इस ऋतु में आयुर्वेद में कहा है कि दिन में सोना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में वृक्षता ज्यादा बढ़ती है शरीर में, तो वो वृक्षता दिन में सोने से वो वृक्षता कम होती है। रात में थोड़ा ठंडी हवा में टहलना चाहिए, तो उससे भी थोड़ा शारीरिक जो गर्मी है वो कम होने लगती है। और जो कपड़े हैं वो जो कॉटन के कई पहनने के लिए, ये तो सब आप लोगों को मतलब पता ही है। ज्यादा हैवी, ज्यादा जिससे हवा नहीं लगती है ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और ग्रीष्म ऋतु में अब ये सब ऋतु में जो है वो जिसकी जो जो प्रकृति वो लोगों ने उनकी वो जो दोष बढ़ते हैं उसके हिसाब से ध्यान में रख के अपनी ऋतुचर्या रखनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा जी, आपने आज हमें आहार के ऊपर ऋतुओं के अनुसार कैसे स्वस्थ रहने के लिए भोजन लेना चाहिए इस पर आपने विशेष मार्गदर्शन दिया। मैं आदरणीय पतंजलि योगपीठ से पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का करते हैं। जी नमस्कार। आज के हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रतिभा जी को नमस्कार, अभिनंदन है। बहुत सुंदर मार्गदर्शन आपके द्वारा दिया गया। और ये जो कई सारी चीजें हमारी ऋतु पर आधारित हैं, हमारे जो शरीर में जो रंगों का महत्व है, कपड़ों का, और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसने आपने बहुत अच्छी तरह से आज अपनी बात बताई है। इसका अनुसरण करने के लिए अगर हमारे पास आपके पास कोई चार्ट हो जिसमें कि ये लिखा हो और इसको हम अपने सामने अगर रोज देखते हैं, कमरे में लगाते हैं, वो हमें इस चीज को अनुसरण करने पर आसानी हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सामग्री हो या कुछ अवेलेबल हो तो आप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसा चार्ट है, मगर वो मराठी में, वो हिंदी में करके आपको भेजूंगी। जी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर। हाँ। तो और सर एक बात कहनी थी, योगदान जो पत्रिका है अपने रतलाम से चलती है, उसमें ऋतुचर्या में जो ऋतु श्रृंखला है उसमें मैं लिख रही हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, तो वो अगर उसमें हर ऋतु में जो है उसका डिटेल दिया है। जी चलिए बहुत सुंदर। तो आज इस तरह से हमारी आज योगाहार की जो कार्य है यह भी संपादित हो रहा है धीरे धीरे। और इसके साथ ही आज की योग शिक्षिका ने भी, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से आज मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि हर एक आसन में जिसमें उन्होंने समय लगाया, तो उससे क्या होता है कि हमें अपने शरीर की क्षमताओं का जो
हमारे जोड़ में कई बार स्ट्रेस होता है, उसको फील करने का अवसर मिलता है। तो हमें योग की अपनी कक्षाओं में भी शायद इस तरह से हर एक आसन पर थोड़ा सा 2 सेकंड का समय और लगाते हुए अगर हम करेंगे तो हम और उसका शायद लाभ हो सकता है। इस विषय के बारे में हमारे अन्य साधक भी अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण काम जो हमारी टीम अभी कर रही है वो ये है कि केस स्टडीज बनाना। और मेरे पास कई जगह से कल केस स्टडी आई थी, कल रात तक के। तो इस क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर दुबे से। उन्होंने भी रात को कुछ एक केस स्टडीज भेजी हैं। तो इसके बाद तुरंत अगर वो अपने अनुभव संक्षेप में बता दें कि किनके ऊपर उन्होंने केस स्टडी लिखी, उसको केस स्टडी करने पर उनको क्या अनुभव हुआ, क्या बातचीत हुई, कृषकों से उनके क्या अनुभव रहे, क्या संवाद रहा और कैसे उन्होंने इसको लिखा, तो इसके बारे में सभी लोग हमारे अवगत भी होंगे। और हमारे साथ अन्य जो साथी हैं, अगर कोई ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिनकी केस स्टडी हम लिख रहे हैं प्राकृतिक खेती के ऊपर विशेष रूप से, तो और इसको सरकार को भी हमने देना है, तो वो भी जरूर अवगत कराएं। और कोई अगर लिखना चाहते हैं तो वह भी जरूर लिखें। उसका प्रारूप हमारे पास दिया गया है, हमारे पास है, तो टीम उसको भी उपलब्ध कराएगी। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर दुबे से कि वो इस विषय पर अपने सुझाव, अपने जो अनुभव है उसको जरूर बताएं और उससे हम सबको भी एक जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। और सर ने जो कहा है, पवन सर जी ने, कल से बहुत इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट काम मिला है हम सबको और हमारी जो जिम्मेवारी है उसके संदर्भ में बात कहूँगा मैं कि जो केस स्टडीज है, जो हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनर्स और वह जो ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं ट्रेनर्स के अलावा भी बाकी जो किसान हैं, तो उनकी केस स्टडीज लिखने के लिए एक फॉर्मेट बनाया गया था और फॉर्मेट के हिसाब से अपन लिख रहे हैं उसमें। लेकिन 2 बिंदु ऐसे थे कि जहाँ पर हम अपने सहयोगियों को कहेंगे कि जिसमें एक्सप्लेनेशन की और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो लिखने की जरूरत थी। एक तो है समरी, कि 500 शब्दों में समरी लिखना है। तो समरी जो है उसमें सिर्फ स्टार्टिंग डेट तो कहा गया है, लेकिन अपन जब उसकी जर्नी बोलते हैं कि उस किसान ने, जैसा मैंने जो मैं आज अनुभव साझा कर रहा हूँ, कल हमने 3 लोगों से इंटरव्यू किए और 3 लोगों से इंटरव्यू करने में हमको कई नई प्रकार की बातें वो जो कर रहे हैं वो हमको मैंने सीखने को मिली कि भाई शुरू में आपको ये जो मोटिवेशन किससे मिला, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो किसी ने कहा कि हमको नाबार्ड के माध्यम से मिला, किसी ने बोला कि हमको पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में 2018 में जो पहला शिविर था वही से हमको मिला, किसी ने और कुछ कहा। तो एक मोटिवेशन यानी स्टार्टिंग डेट के बाद में दूसरा बिंदु हमने जोड़ा उसमें कि मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला। कोई व्यक्ति हो सकता, कोई संस्था भी हो सकती। फिर अगर मोटिवेशन मिला तो आपने पहला जो प्रयोग शुरू किया कब किया, कितने एरिया में किया। तो किसी ने कहा 1 एकड़ में, आधा एकड़ में, उस तरह से उन्होंने किया। फिर पहली फसल कौन सी ली वो प्रयोग करने के लिए, तो उसके संदर्भ में भी लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। और जैसा कि हमारे पवन सर जी हमेशा कहते हैं कि ठीक है प्रयोग तो चल रहा है, लेकिन प्रयोग से सफलता ही मिलती है ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ विफलताएं भी मिलते गए, कोई कठिनाई भी आती है। तो जो बिंदु फॉर्मेट में थे उसको छोड़ के हमने जर्नी में कि भाई किसान की जो जर्नी है तो डिफिकल्टीज क्या है उसमें। तो किसी ने कहा कि हमको कुछ नहीं है, किसी ने कहा जरूर कहा। जैसे हमारे एक एफपीओ बनाने वाले ट्रेनर फार्मर है, तो उन्होंने कहा कि सर हमको डिफिकल्टी आई कि क्योंकि यहाँ पे जो लेबर लगते हैं स्पेशली वीडिसाइड्स के लिए, यानी वीड निकालने के लिए, तो वो उसके लिए छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो छोटे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं थे और इसलिए हमको शुरू में डिफिकल्टी गई। लेकिन उसका सोल्यूशन भी उन्होंने बताया दिया कि अब क्या उसमें क्या किया जाए। वो तो पहले कुछ इंजीनियर से मिलके वगैरह कि कैसा डिजाइन करना, क्या करना और ये छोटे इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाना, इसके बारे में सोच रहे थे। उसी बीच में उनकी स्वराज ट्रैक्टर वाले से बात हुई और स्वराज ट्रैक्टर वाले से बात होने के बाद में अलग कई प्रकार के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट कल उन्होंने मेरे को लिस्ट में बताया कि सर बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है कि जो वीड को निकालने के लिए बहुत काम में आते हैं करके। और वो
इस साल वो परचेज भी करने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से जब आदमी खोजता है, सोचता है कि भाई हमको ये करना है, तो वो जो डिफिकल्टी गई, अगर कुछ लोगों को गई है, कुछ लोगों को नहीं गई है, और कुछ ने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे लेबर की कमी थी, वो डिफिकल्टीज को भी वो जर्नी में सम्मिलित किया गया। और अंत में जब कई बार हम इस मंच से कहते हैं, सर ने भी कहा, हम सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर इतना अच्छा प्रयोग है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग का, तो आपके सहयोगी जो है, आजू बाजू के किसान है या आपके गांव के किसान है, इन्होंने इसको अपनाया क्या? अगर अच्छी चीज है तो किसी ने अपनाना चाहिए, अगर नहीं है अपनाई गई तो उसमें क्या दिक्कत आई है? तो इस प्रश्न को भी हमने पूछा, तो लोगों ने बोला कि भाई कि ये अपनाई गई है। हाँ, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन 8-10 लोगों ने, 5-6 लोगों ने वो अपनाई गई है हमारे गांव में। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बाहर गांव वाले जो कुछ लोग थे वो भी हमारा प्रयोग देख के गए और इसके माध्यम से उनको फायदा हुआ है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम जो है, वो मल्टीप्लिकेशन का काम अच्छी तरह से चल रहा है। तो इन सब बातों को इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा थी, तो इसलिए हमने ये पहल की। अब दूसरा जो बात थी कि भाई ये अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, तो इसमें एक कॉलम है प्रैक्टिसेस लिखने का, कि भाई किस तरह से प्रैक्टिसेस होती है। तो प्रैक्टिसेस लिखते समय उसके समझने के लिए और लिखने के लिए भी जो बिंदु आते हैं, उन बिंदुओं को भी हमने प्रयोग किया कि जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग बोलो तो उसके 3-4 बहुत अहम बिंदु है। एक तो वो मोनोकल्चर को बिल्कुल, मतलब एकल फसल जिसको बोलते हैं, एकल फसल में कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग नहीं हो सकता। वो हमेशा होंगी तो इंटरक्रॉपिंग होंगी, मिक्स फसल, मिश्र फसल जिसको बोलते हैं। तो मिश्र फसल में क्या क्या लेना चाहिए, ये बिंदु, यानी क्या क्या लिया था उन्होंने, ये हमने पूछा कि भाई वो अंतर फसल क्या क्या थी। उसके बाद में दूसरा बिंदु होता है महत्व का क्रॉप रोटेशन, कि फसल चक्र जिसको बोलते हैं, कि भाई रबी में आपने क्या लिया, रबी के बाद इसमें खरीफ में क्या लिया। तो इस तरह से फसल चक्र आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, ये दूसरा बिंदु महत्व का है। तीसरा एक बिंदु होता है कि मल्चिंग, क्योंकि मल्चिंग के बगैर तो होता ही नहीं है। तो मल्चिंग किस तरह से उपयोग किया और क्या किया, तो कुछ ने कहा कि हमने ग्रीन मैन्योर किया, कुछ ने कहा कि हमने दलहन फसलों का ही रोटेशन लिया, तो उसकी पत्तियां ऑटोमेटिकली झड़ गई, तो सर हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ने कहा कि हाँ सर, हमने जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक का मल्च करके उपयोग किया। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के मल्च हो सकते हैं। तो मल्चिंग का भी बिंदु जो है उसमें आना चाहिए। चौथा बिंदु जो हम आत्मनिर्भरता की ओर बोलते हैं, तो उसमें कि बीज आपने कौन सा उपयोग किया, एक सरल प्रजाति उपयोग की कि हाइब्रिड उपयोग किया, और ये जो बीज है आपने स्वयं का किया कि हर साल मार्केट से लेते हो। तो उसमें भी बहुत अच्छी जानकारी है कि कुछ ने बोला कि सर हमने खुद का ही किया और उसमें भी देसी वैरायटी की, और हमारा बीज हम ही बनाते हैं। हालांकि 1-2 लोगों ने बोला कि सर हम सरल प्रजाति उपयोग में लाते हैं, लेकिन वो हमको मार्केट से परचेस करना पड़ता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपना खुद का बीज बनाएंगे करके। बाद में बिंदु आया कि मैन्योर्स का, कि भाई किस किस प्रकार के खाद डालते हो आप। तो FYM फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको गोबर खाद बोलते, वो तो बताया लोगों ने, लेकिन उसके अलावा कुछ ने बताया कि भाई हम कंपोस्ट का जो खाद होता है उसको भी हम प्रयोग में लाते हैं। तो और कुछ ने फिर उसके साथ जीवामृत, घनामृत, ये जो अलग अलग प्रकार के जैसे भी वो उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में वो बोला। तो इन चीजों को हमने मैन्योर्स के भीतर में उसको नोट किया। बाद में महत्व का इश्यू आता है कि पेस्ट कंट्रोल, कि जो अलग अलग प्रकार के कीटक आते हैं उनको हम कैसा, मतलब उनका नियंत्रण कैसा करते हैं। तो उस बारे में जो लोगों ने जो प्रयोग किए कि वहां पे उन्होंने फिर वही अपना जो निमार्क है, नीम ऑयल यूज करते हैं, और बाद में जो निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये जो अलग अलग प्रकार के उपयोग करते हैं। और कुछ लोगों ने जैसा कि लाइट ट्रैप वाली बात है, तो लाइट ट्रैप के बारे में तो अभी तक उपयोग किया ऐसा बात नहीं है, लेकिन यह पूछा जाना चाहिए कि शायद एक आध किसान करता भी होगा। लेकिन ये निमास्त्र, दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, ये जो है जो जिन्होंने काम किया, तो उसके बारे में जरूर बताया उन्होंने। और बाद में वीड कंट्रोल वाली जो बात थी, तो जैसा शुरू में हमने बोला कि हमारे पंकज देशमुख करके FPO चलाने वाले अपने पतंजलि के ट्रेनर है,
पहले बैच के तो उन्होंने बताया कि सर हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स निश्चित रूप से लेने वाले हैं, बनाने वाले हैं और उससे वीड कंट्रोल का काम हो जाएगा। कुछ लोगों ने जरूर बताया कि जो छोटे पैमाने में करते कि सर हैंड पिकिंग, जैसी हमारे एक शारदा करके ट्रेनर है, शारदा करके बहुत अच्छी फार्मर है गढ़चिरौली, ये चंद्रपुर गढ़चिरौली में, तो वो धान की खेती करते हैं। तो उसने बताया कि सर हमारी एरिया ही, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतने छोटे छोटे खेत है कि हम लोग हैंड पिकिंग ही करते हैं, स्वयं ही वहां पे जाते हैं और उखाड़ लेते हैं, और बॉर्डर में जो क्रॉप होता है वो इसका अरहर का, उसमें भी हम हैंड पिकिंग करते हैं। तो इस तरह के बिंदु उसमें जोड़े जाने चाहिए। ये दो यानी डिटेल्स के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा फिर हमने ये भी पूछा कि जो फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया गया है, ये तो विस्तारीकरण की बात मैंने 2 बिंदु की बोली, और बाकी चीजें ऑलरेडी फॉर्मेट में दी है। तो उसमें जो पूछा गया कि आपको गवर्नमेंट एजेंसी की मदद मिली क्या, तो गवर्नमेंट एजेंसी की मदद मिली क्या, उस पर जो हमने कल 3 के डिटेलिंग की है उसी का मैं ब्यौरा देता हूँ। तो उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि हाँ हमको मिली है, जैसा एक नाफेड करके संस्था है गवर्नमेंट की जो परचेसिंग करती है, तो उसमें प्याज की खरीद करती है। तो हमारे वो पंकज देशमुख जो थे, उनका ग्रुप है एफपीओ का, तो उन्होंने पहल की, तो नाफेड की खरीदी से उनका माल जा रहा है। जो हमारी चंद्रपुर की महिला थी, उसने बोला कि सर हमको कुछ चीजें बीज के बारे में या इसके बारे में जो उनकी उम्मीद करके संस्था है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से उनको सहूलियत मिलती है। तो इस तरह के चाहे प्रोडक्शन में हो चाहे मार्केटिंग में हो, क्या सहूलतें मिल रही है, इसके बारे में भी जानकारी अपने को इकट्ठा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ब्रांड बनाया क्या, तो इंडिविजुअल किसान के लिए तो ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल बात है, नहीं के बराबर है। लेकिन हमारे एक मित्र वही मिले कि जो पतंजलि के माध्यम से जिन्होंने ट्रेनिंग लिया, वो देशमुख, उन्होंने बोला कि सर हमने बनाया है, उन्होंने ऑलरेडी दाल मिल डाली है एफपीओ के माध्यम से, और बोले हमने हमारा ब्रांड बनाया और ब्रांड के माध्यम से हम बेच रहे हैं। वो एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर रही है करीबन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से कि सर ये बहुत नोटेबल काम है वो पंकज देशमुख जी ने जो किया। उनका ओम सेंद्रिय नाम से एफपीओ है, उनको पूरी की पूरी जानकारी अथ से लेकर तो इति तक पतंजलि के माध्यम से ही मिली है, हमारे निरंतर संपर्क में है। उन्होंने मोहगनी नाम के वृक्ष का जो प्लांट होती है मोहगनी, उसका प्लांटेशन किया है करीबन 180 एकड़ में उनके अलग अलग एरिया में, और उनको 3 साल चलाने के लिए रात में वो मेरे को बोल रहे थे कि हर किसान को सर हर एकड़ के पीछे 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट का अनुदान मिलने वाला है उनको बढ़ाने के लिए। 180 एकड़ में काम करना और हर किसान को 1-1 लाख रुपया 3 साल के लिए मिलवाना बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है मैं तो बोलता हूँ। और ये हमारा पतंजलि के माध्यम से बना एफपीओ अगर कर रहा है तो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी काम है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जो ये केस स्टडीज के बारे में अनुभव आया उसके बारे में विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दुबे। और इस तरह से आप करते रहिएगा। आज भी जो हमारी मीटिंग होगी उसमें भी आप एक्सपीरियंस शेयर करिएगा आगे की कार्रवाई के लिए। आगे मुन्नीलाल जी आगे इसको टेकअप करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो अपना अनुभव बताया, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि पतंजलि के माध्यम से जो अब हमारा कार्यक्रम चल रहा है इससे जो है हमारे किसान जो एफपीओ का संचालन कर रहे हैं और कितने मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर। और हमारे सदन में आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी भी उपस्थित हैं, मैं उनको चाहूँगा तो उनका भी मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो। आदरणीय विनोद भट्ट जी। मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है। मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। जी ओम, कल हमने भी कल और परसों 2-3 लोगों से ये जो केस स्टडी बन रही है, एक रुद्रपुर के हैं
और संजय जी उनसे बात की, और 2 किसान देहरादून से हरिद्वार से हैं, उनसे बात की और उनसे जानकारी ली। केस स्टडी जो फॉर्मेट है उस हिसाब से हमने बना दी हैं 2, और वेट कर रहे हैं कि थोड़ा, क्योंकि किसान जो उसमें रिक्वायरमेंट है फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स की, वो अभी प्राप्त नहीं हुई है। किसान के पास फोटो 1-2 किसानों के पास है नहीं, तो वो अभी उसमें टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने सबमिट नहीं की, क्योंकि फोटो और वो जो वीडियो क्लिप थी वो हमें नहीं मिली है अभी। तो जैसे ही वो मिलेंगे तो हम इसको सबमिट करेंगे। तो ये काम चल रहा है। आज भी हमने शेड्यूल किया है कि 2 किसानों से हम बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे जो जैविक में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो इस पे काम चल रहा है। डिटेल में हम जो अभी रिव्यू मीटिंग होगी आज, उसमें मैं बात करूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय रावत जी, आपने अपना अनुभव बताया। आप जो किसानों का अपन केस स्टडी कर रहे हैं, और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने अपना अनुभव बताया। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय जी। ओम सभी को ओम। हम लोग भी परसों हमने एक किसान की केस स्टडी के दिन, मतलब उनसे हमने इंटरव्यू लिया था, उनका साक्षात्कार लिया था। और यही बातें जो है हमें जिसमें लग रहा है कि बहुत सारे किसान हैं जिनको जो है ज़्यादातर जो हमने अभी उन्हीं को टच कर रहे हैं जो पतंजलि ने जिनको जो है प्रोत्साहित किया है, प्रेरित किया है। तो वही किसान जो है हमारा, उन्हीं का हम अभी जो है वो कर रहे हैं। वैसे और भी लोग हैं जो पूरे उसमें सर्किल में और भी लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमने जो है सिर्फ पतंजलि की जो लोग हैं उन्हीं के साथ जो साक्षात्कार कर रहे हैं। और वही बातें सामने आ रही है कि किसान जो है जो ऑर्गेनिक टेक्निक्स जो पतंजलि ने जो उनको दी है, उनको जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। और बड़ी मात्रा में आज जो है उनके साथ जो सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है उसमें ये आ रही है कि जो पहले जिन किसानों ने शुरुआत की थी, जो हमारे प्रेरक किसान हैं जिन्होंने शुरुआत की थी, जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, और उनको जो लोग पहले बेवकूफ़ कहते थे, आज जो है उनके आसपास के लोग जो है उनको अडॉप्ट करने लगे। उनकी जो तकनीकें हैं, उनकी जो मतलब उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको अडॉप्ट करने लग गए हैं। तो ये खास बात जो है इसमें देखने को मिलती है। जी धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। और मेरा सर से निवेदन है कि सुबह जो हमारी चर्चा हो रही है, आजकल हमारा केस स्टडी पे बात चल रही है, तो सुबह हम योग करने के बाद फिर हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारे जो भी केस स्टडी करने वाले हमारे स्टाफ हैं और हम सब लोग जुड़े, तो ताकि एक दूसरे का जो अनुभव 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो इसका सदुपयोग हो। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी उपस्थित हैं। केस स्टडी के बारे में जो सवाल हैं आप हम सबके किसानों के, तो वो भी आप अनुभव करने का कष्ट करें सदन को। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी। जी ओम। गुरुदेव, अब आप दोबारा आपका प्रश्न सुन नहीं पाया था, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। जो रात में हमारी आपकी बात हो रही थी, शरद वर्मा जी हमारी और रामकृष्ण मेहरा जी,
जो केस जी स्टडी के बारे में बात हो रही थी, आपकी जानकारी ले रहे थे, आप पूछ रहे थे कि केस जी स्टडी से इसका क्या है, कहाँ क्या जानकारी भेजना है, इसके बारे में जी सभी हमारे वैज्ञानिक सब उपस्थित हैं कि इसके बारे में जो आपकी केस स्टडी बन गई थी, रामकृष्ण मेहरा जी की बाद में बना रहे थे, और जी तो उसके बारे में आपका कोई कुछ जानकारी आपको करना है कि केस स्टडी बन करके इसका क्या कहाँ भेजी जा रही है, ऐसा कुछ सवाल था तो आप पूछने का कष्ट करें। हाँ, मैं वही चाह रहा था कि आपसे जानना ये चाह रहा था गुरुदेव कि अभी जो केस स्टडी बन रही है उसमें खाली केवल एक ही कॉलम दिया है उधर पे नेचुरल फार्मिंग। अभी कुछ लोग ऐसे फार्मर भी हैं जो रामकृष्ण मेहरा जी के साथ जुड़ के जैविक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो इंग्रेडिएंट भी जो, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग और दोनों का आपने रात को एक सब्जेक्ट बताया कि उसमें ये सब्जेक्ट नेचुरल फार्मिंग अलग है और ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग है, तो उसमें उन लोगों का अभी जानकारी अगर फीड कर दी जाए तो कैसे रहेगा, कर सकते हैं या नहीं, मैं ये पूछ रहा था। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, कल चर्चा हुई थी, मीटिंग में जो चर्चा हुई थी कि अपन उसमें हमने इनसे बोला था कि वर्मी कंपोस्ट वाले उसमें अपन इनमें शामिल नहीं करेंगे, इस पर थोड़ा सा रामचंद्र रघुवंशी जी का मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। डॉक्टर किशोर दुबे जी या रघुवीर सिंह रावत जी। धन्यवाद मुन्नाल जी। रघुवंशी जी और हमारे बाकी सभी साथी, उनको मैं विदित करना चाहूंगा कि कल हमारी जो मीटिंग हुई पवन जी के नेतृत्व में, तो उसमें कुछ ये बातें स्पष्ट हो गई कि हम ऑर्गेनिक फार्मर्स का हिस्ट्री जो है उसमें लिख सकते हैं, बशर्ते सिर्फ दो चीजों का रेफरेंस नहीं करना है, एक तो वर्मी कंपोस्ट का नहीं करना है और डिकम्पोजर का नहीं करना है। वर्मी कंपोस्ट और डिकम्पोजर ये दोनों चीजों को छोड़ के बाकी सबका हम सम्मिलित कर सकते हैं, और बने तक नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस स्टेज से पवन सर ने भी 2-3 बार जिक्र किया है कि दोनों में एक बहुत मात्रा, एक छोटा सा अंतर है कि बाहर से कुछ चीजें खरीद कर करना, इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जैसा प्रो या बाकी कोई भी है अगर चीज लेते हैं तो, और किसान खुद अपने यहाँ के अपने यहाँ पे जीवामृत, घनामृत, बाकी कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो खाद के रूप में हो, मैन्योर्स के रूप में हो, या फिर पेस्टिसाइड्स के, विडीसाइड्स के, यानी किसान खुद ही बना रहे और मार्केट से कुछ भी ना खरीदे। यह जो अंतर रहेगा इसको हम बोलेंगे कि भाई नेचुरल फार्मिंग। बस इतने एक परिभाषा, अगर हम सभी यहाँ पे विद्वज्जन सभी लोग बैठे हैं और अनुभवी बहुत अनुभवी लोग हैं, बस इतनी हमारे जो डिमार्केटिंग लाइंस है, इतनी लाइंस को ध्यान में रखे तो हमारे सभी ऑर्गेनिक फार्मर जो काम करते हैं उनके सही पैमाने में उसमें से चुनिंदा लोगों की हिस्ट्री लिखी जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने स्पष्ट कर दिया है और रामकृष्ण रघुवंशी जी ने सुना और सदन ने सुना है कि हमें डीकम्पोजर और वर्मी कंपोस्ट का उल्लेख नहीं करना है उसमें, बाकी हम सारे अनुभव हमको उसमें लिखना है केस स्टडी में, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना कोई सुझाव हो तो प्रस्तुत करने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो आज केस स्टडी की बात चल रही है, कल मैंने भी एक केस स्टडी लिख करके और उसको भेजा है। निश्चित रूप से देखिए, जब कोई काम शुरू होता है, सब लोग पहले केमिकल किया करते थे, केमिकल के बाद से फिर ऑर्गेनिक पर आए, और जितने लोग आज नेचुरल फार्मिंग, जिसको आप प्राकृतिक खेती कहते हैं, कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक जैविक खेती करने से ही शुरू किए। शुरुआत में जरूरत पड़ती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ मार्केट से खरीद करके, अगर आपका थोड़ा सा क्रॉप डाउन चल रहा है तो आप जैविक में कोई प्रोडक्ट है उसको मार्केट से खरीद करके आप डाल देते थे और वो चलता था। धीरे धीरे करके आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो सारा चीज अपने प्लाट पर बनाते हैं और वो करते हैं। तो दुबे जी ने स्पष्ट कर दिया है। इसमें बस और चीजें जो थोड़ी सी मैं जोड़ देता हूँ, जो मार्केट से आप खरीदते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, जो सूडोमोनास हो गया, कोई बिवेरिया वैसियाना हो गया, ये जो मार्केट से खरीदा हुआ चीज है, इसका कहीं उल्लेख नहीं करना है। बस इसमें वही उल्लेख करना है जो आप अपने खेतों में, अपने घर पे बना करके आप यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। बस, धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। हमारे सदन में कल भगवान दास जी के जैविक खेत पर जाना हुआ, धान के खेत पर, और इनका देखा कि बहुत सुंदर धान का किसानों को बताया भी, उपज भी बताई। और भगवान दास जी का भी इस खेत से स्टडी बनना है, तो मैं चाहूँगा कि भगवान दास जी, कुशवाहा जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो आज आपको के अपने उस केस स्टडी तैयार करना है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सादर जी आ गए। जी 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 बीडी साहब। आज सब मेरा नमन प्रणाम। अभी मैं थोड़ा दूर हो गया था कार्यक्रम से, तो अब भी पहुंचा हूं। तो कल मैंने आदरणीय भाई जी को अपना दिखाया, खेत पूरे तो नहीं दिखा पाया, समय का अभाव था, तो ऑर्गेनिक भर दिखा पाया। और जो मैंने तो खुशबू वैरायटी जो धान की लगाई है, तो देखने में बहुत सुंदर लगती है। भाई जी ने देखा है उसको, और बिल्कुल बारीक दाना है उसका। अब उपज का पता चलेगा कटने के बाद कितना निकलता है। पिछले बार उसी में मैंने हाइब्रिड लगा दी थी, तो 20 कुंटल पर एकड़ निकली थी। सिर्फ प्रोम डाली थी मैंने, और थोड़ा मुर्गी वगैरह की खाद। और इस बार भी प्रोम डाली है मैंने, लगाने के बाद 2 बार डाली है, 1-1 बोरी पर एकड़, और अच्छी है फसल। और अभी और जो भी आदेश होगा तो मैं उसको करूंगा जी। सभी को ओम वंदन, अभिनंदन जी, धन्यवाद। और मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपनी बात रखें। जी आदरणीय, धन्यवाद। और जैसे कि डॉक्टर दुबे सर जी ने कहा है, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी ने कहा है, और साथ में रावत सर ने कहा है। तो जैसे रावत सर ने कहा है, उन्होंने बातें रख दी हैं, और हमने साथ में वार्ता करी है। कोई 6 लोगों से बात करी परसों और कल, लेकिन उनमें से 3 लोगों की ही हम स्टोरी बना पा रहे हैं, क्योंकि जो अलग-अलग मानक हैं, और साथ में हमें जो लगा कि 3 ही उनमें से स्टोरी बनेगी, और कुछ लोगों से आज वार्ता होगी। इनमें से जो हमें पते दिए हैं, एड्रेस दिया है और नाम दिए हैं किसानों के, वो तरुण शर्मा जी ने दिए हैं, और साथ में श्री कुलदीप पुनियाल जी ने कुछ नाम दिए हैं। तो उन पे हम वार्तालाप कर रहे हैं। कल हमने कोई स्टडी सबमिट नहीं की। आज हम जो फॉर्मेट के अनुसार 3 सबमिट करेंगे, 2 करने वाले हैं अभी, और 1 शाम तक करेंगे। संभवतः 1 और भी हो जाएगी, तो 2 शाम तक करेंगे। तो जैसे अभी किसानों से उनका फोटो और जो वीडियो है, तो वीडियो पे थोड़ा हल्का विलंब हुआ है। एक किसान ने तो भेजी है वीडियो, लेकिन फोटो का वो जो कि अच्छी तरह से नहीं है। तो हम अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो हम सबमिट करेंगे, और अन्य किसानों से वार्ता के बाद जो आज शाम तक हम जो बना पाएंगे, वो भी शायद संभवतः आज या कल में सबमिट हो पाएगा। और जो अभी मीटिंग हो रही है, अन्य चर्चा उसमें। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। अगर किसी का सदन में कोई सुझाव हो, कोई बात रखना चाहता है, तो सादर आमंत्रित हैं। राजश्री कुशवाहा जी, आप कुछ बात करना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं, बात कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। आदरणीय नीलकंठ सावले जी, कल का भी बजट हमने देखा, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के साथ, आदरणीय रंजना बहन जी थी, आप थे, अन्य लोग थे। तो अपनी कल के बारे में, एक्टिविटी के बारे में आप सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। नीलकंठ सावले जी। ओम, धन्यवाद मुनीलाल भाई जी। आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। कल हमारा जो प्रोग्राम था, दीनदयाल प्रबोधनी बोरी अरब, जो अपने इसमें मुख्य अतिथि वैभव ठाकरे जी, डॉक्टर बुटले सर जी, तो सभी उनका जो ग्रुप है 50 किसान के ऊपर है, लेकिन उनमें से 40-50 किसान सम्मिलित हुए उसमें। उन्होंने एक वन भोजन जो जैविक
खान पान अपन करते हैं उसी का, जैसे बंसी गेहूं का एक हमारे मराठी में सीरा बोलते हैं, वो रखा था, और बाजरे की रोटी रखी थी। तो इसी प्रकार अलग अलग जो खाने में जैविक सभी रखा था। तो इसमें अलग अलग गांव के उस परिसर के जो लोग थे शामिल हुए उसमें, तो इसके अनुभव बहुत अच्छे रहे। हमने सभी के नंबर और सब केस स्टडी बनाने में बहुत सहायता होगी। वो जाकर डॉक्टर दुबे सर ने जो मार्गदर्शन दिया, इससे ये लोग बहुत प्रेरित हुए अपने पतंजलि योगाहार के बारे में और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि उनको और भी ट्रेनिंग मिले सभी ने कहा। और इसके बारे में हमने एक योगाहार यात्रा भी वहां से निकाली, जो किसान साथ में थे। तो इससे जो लोग के अनुभव अलग अलग है, इसके हमने उनको वीडियो बनाने को कहा कि जैसे ग्रुप में भेज देंगे कि एक किसान था, उन्होंने एक पंप जो अपने मशीन से कुछ 1000 फुट तक पंप कर सकता है, स्प्रे करता है, स्प्रे हो सकता है, ऐसे कुछ एक्सपीरियंस बताए। तो ये वीडियो बनाने का कहा, और हमको जब अपन किसान के पास अपने ग्रुप में शेयर हो जाएंगे तो हम जल्दी वो बना के हम शेयर करेंगे। और इसमें आगे भी हम पतंजलि के साथ काम करेंगे ऐसे उन्होंने कहा। उनको मिट्टी की जांच के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, मालूम भी था तो उनका उस जिनसे मिट्टी की जांच कराई उन पर विश्वास या भरोसा नहीं था। तो वो लोग भी अपने सीता किट, जो मिट्टी की जांच करने वाली किट है अपनी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च से, वो भी मंगवाना चाहते हैं। उनके भी नंबर आज हमारे तक आ जाएंगे किन किन के ऑर्डर देनी है। ये जो अपना आदरणीय पवन सर के मार्गदर्शन में सांप सीढ़ी वाला खेल उनको बहुत अच्छा लगा, खेल खेल में जैविक खेती। तो ये भी हमने, रंजना बहन साथ में थी, सविता ताई एड़ने थे, और हमारे गजानन बाजड़ जी थे, और डॉक्टर दुबे सर के नेतृत्व में ये जो कल का कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही उसमें सफलता मिली है, या किसानों को प्रेरणा मिली है। किसानों को जो भी उनके पास का जो कुछ ज्ञान है हमारे पास नहीं था, वो आ गया। और अपने पतंजलि के बारे में जो अपने जैविक खेती की जो चर्चा चलती है या मार्गदर्शन रहता है, और आगे भी कुछ महाराष्ट्र में हमारे ऑर्गेनिक के जो आरपीएल जैसे कार्यक्रम लगे में, तो उसमें सम्मिलित होने के लिए उन्होंने पूरा वो जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है हमारे महाराष्ट्र का, उसमें पूरा भरोसा दिया है कि हम आप जैसे भी होंगे हम करने के लिए तैयार है। तो इस तरह ये बात आगे बढ़ी, और उनको ये जो सांप सीढ़ी वाला बहुत ही अच्छा लगा जैविक का। तो इसी तरह सविता ताई एड़ने का भी एक मार्गदर्शन रहा, रंजना ताई का योगाहार के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा। रंजना ताई किनीकर का तो वहां पर मैका था, तो मैके से भी किसान आए थे। तो इसी प्रकार इस कार्यक्रम के कल बुटले सर और वैभव जी ठाकरे और उनका पूरा यवतमाल का जो डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है, वो बहुत ही अच्छा तरह जैविक में काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ एक किसान ने जो अनुभव बताया था, उसमें मोरचून जो जहरीली होता है उसका यूज कर रहे थे। तो हमारे डॉक्टर दुबे सर ने जल्दी उसका पूरा विस्तृत रूप में उसका ये दिया, और क्या करना इसके बारे में, उसकी जगह क्या करना चाहिए, और ये कैसे अपने के शरीर के लिए या उसमें जब अपन यूज करते हैं जैविक खेती में वो कैसा जहरीला होता है, ये स्पष्ट किया। और वो किसान से सभी किसानों को अवगत हुआ कि ये अपन ने यूज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अपना ज्ञान और उनकी तरफ से आने वाला मार्गदर्शन एक में को सबको मिला, और जैविक भोजन वन भोजन बहुत अच्छा तरह खेत में रखा था, जहाँ पर अमरूद या पेरू के बहुत अच्छे पेड़ लगाए थे। अलग अलग प्रकार के सभी खेत में जब भोजन होता है तो उसकी गणना कोई 5 स्टार होटल के इसमें भी नहीं होती है, तो पैसे वाला आनंद नहीं मिलता है। वो
बगैर पैसे का जो आनंद मिला वो कुछ अलग ही रहता है, वो शब्दों में हम नहीं कह पाते। तो इसी तरह जैसे कि हमारे को इटारसी की हमारे रामकृष्ण भाई रघुवंशी या नर्मदापुरम के सभी का खाने के समय याद आई थी, तो हमने वीडियो कॉल भी लगाया था। लेकिन हमारे आदरणीय मुनीलाल भाई जी कल बहुत बड़े कार्यक्रम में व्यस्त थे, तो इसी प्रकार का इस प्रकार ये कार्यक्रम रहा। धन्यवाद। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी। आपने कल का जो हमने आपका प्रवास देखा डॉक्टर किशोर दुबे जी के नेतृत्व में, बहुत ही आनंद आया। और यही हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार के हम लोग आपस में बैठते रहें, कुछ भोजन के माध्यम से कहीं प्रवास करते रहें, तो इससे जरूर किसानों के साथ जुड़ाव होता है। किसान अपने मन की बात कह लेता है और पतंजलि के अपने कार्यक्रम के प्रति उनका जुड़ाव हो जाता है, आत्मीय जुड़ाव हो जाता है। कल मैं बता दूं घटना, कल परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, हमारे जो कार्यक्रम में हम थे उसमें कल परम पूज्य स्वामी जी ने संबोधन किया और लगभग आधा घंटे के लगभग संबोधन किया। और उन्होंने कल लाइव भी चलाया फेसबुक पर कि चलो लाइव कर दो इसको। और उन्होंने कहा है कि भाइयों में जो संगठन है हमारा जो चला आ रहा है उनमें तालमेल बिठाओ, उनके एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध बनाओ। ये कैसे हो जाएगा, कब होगा, इस पर परम पूज्य स्वामी जी ने गौर किया। और हमारे परम आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में दैनिक व्यवहार परिवार का जो समन्वय है, कल मुझे याद आ रहा था कि देखिए परम पूज्य स्वामी जी कितना यही अपील कर रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे मिलजुल करके एक परिवार के भाई के नाते, बहन के नाते और बड़े स्नेह के साथ रहें और आगे अपना काम बढ़ाते चले। और हमें अब जब इटारसी कार्यक्रम का याद आया कि हम लोग 3 दिन आपस में आंसू निकालते रहे, चर्चा करते रहे, एक दूसरे से जब बात करते थे, ध्यान करते थे, तो यह भाव जो पतंजलि योगहार परिवार में आए हैं, इस भाव को लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो हम निश्चित है कि हम अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपस में बैठते रहें, चर्चाएं करते रहें। और आज हम केस स्टडी रामकृष्ण रघुवंशी जी के सहयोग से रामकृष्ण मेहरा जी की, रमेश चंद्र मेहरा जी की और हमारे प्रदीप राज वर्मा जी की 3 फार्मरों की हमारे जो स्टोरी का वो चल रहा है। तो मैंने इसलिए आज इनमें शामिल होकर के कहा है कि अगर किसी के कोई समझ में आता है या पूछते हैं कि इसका क्या होगा, क्यों इतना ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसके लिए जो है हमने रामकृष्ण रघुवंशी जी ने सवाल भी किया, चाहा कि यह भारत सरकार और इसमें किसानों के अनुभव शेयर किए जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, जो एक इतिहास बन जाते हैं कि किसानों ने क्या क्या कर रहे हैं, अन्य किसानों को प्रेरणा मिलती है। तो 2 काम, एक तो हमारा मिलना जुलना जारी रखे, जो कल डॉक्टर किशोर दुबे जी के साथ में रहे महाराष्ट्र में देखा हमने, और आपस का संवाद बना रहे। आज लगभग समय भी हो गया है, अगर किसी का कोई सुझाव हो विशेष तो सादर आमंत्रित है, नहीं तो फिर अब हम आज समापन की ओर ले चलते हैं। और रंजना जी, मुनीलाल जी, आदरणीय जी डॉक्टर साहब। हाँ बस 1 मिनट, मैं रामकृष्ण भाई हमारे जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ी चकमक की बात का उनको रिमाइंडर करना चाहता हूँ कि हम बहुत उसके लिए आश्वस्त है, देखना चाहते हैं कि भाई वो पत्थर और उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल आप भेजे। बस धन्यवाद। रात में भी चर्चा हुई चकमक की सर, चकमक की रात में हमने चर्चा की पत्थर की, बताओ भाई। आदरणीय यादव साहब ने कल हम शरद जी के साथ में ही थे, मैं और रामकृष्ण मेहरा जी, पेट नेम रामू मेहरा है उनका, तो साथ में बैठे थे। तो पत्थर के विषय में ये सोच रहे थे कि डॉक्टर साहब को बुला के, और वो काफी दिन से पेंडिंग पड़ा है वो सब्जेक्ट, तो उसको अपन विजिट भी कर लेते हैं वो प्लेस को और उनसे मिल भी लेते हैं। उनसे मैंने बोल दिया, मिलने का बात हुई थी। मिस्टर जेम्स करके हैं, क्रिश्चियन फैमिली से हैं, तो वो काफी बुजुर्ग हैं, शायद और मोर देन 75 ईयर्स एज है उनकी। तो उनसे बात हो गई है उस टॉपिक को डॉक्टर साहब बहुत जल्दी, क्योंकि वो आर्टिकल मुझे भेजा था, इसके बाद मोबाइल चेंज किया तो मैंने लैपटॉप में बैकअप लिया। अब लैपटॉप वहाँ है, मैं सेमरी वाली साइड पे हूँ, 5 दिन से घर नहीं पहुंचा हूँ अभी, तो वो इसीलिए वो मैं आपका मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ मैं पूरा वहां तक। तो अभी यहाँ से वहां पहुंच के और आप उधर से आते हैं, इसके बीच में मैं कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि अभी भी मैं दूर हूँ उनसे। धन्यवाद। वो मेरे माइंड में है कि वो काम आपको कंप्लीट करके देना है। शरद जी से बात कराओ, शरद जी लाइन पे है ना, होंगे? नहीं है, आप अपने मोबाइल से बात कराओ। हमारे मोबाइल से बात कराए।
आप वहीं पे नहीं हो गए? नहीं, हम रात को 12:30 बजे दूसरी साइड पे आ गए। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ आ गए, चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो रमेश चंद्र मेहरा जी उपस्थित हैं क्या? अच्छा, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपका सवाल। जी भुवनेश्वर राय जी, सुझाव आपका आमंत्रित है। आदरणीय मुन्नीलाल जी, बस मैं एक शब्द ही इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे जो भी किसान भाई हैं, अगर वो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक और नेचुरल में बहुत अंतर नहीं है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, आप ये मानकर चलिए। तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमको बढ़ना है और सबको आगे आ करके इस काम में लगना है। देखिए कोई काम करता है और कोई काम करके उसको आगे बढ़ाता है। ये चूंकि केस स्टडी NCOF जो गवर्नमेंट की संस्था है ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की, वहां भेजना है, उन लोगों ने मांगा है। तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि अगर आपका कोई सक्सेस स्टोरी, आपका कोई नाम, आपके गांव का नाम, आपके जिले का नाम कहीं एक नेशनल स्तर के ऑफिस में जा रहा है, वहां डिपार्टमेंट में जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें किसी को कोई थोड़ा सा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, सब लोग आगे बढ़ करके और इसको आपको करवा लें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर अभिमन्यु जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अभिमन्यु रघुवंशी जी, तो आप सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो। चलिए, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। आदरणीय नीलकंठ, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज हम मिले हैं 561वें दिन पर, और आज हमारी योग शिक्षिका जी ने सुंदर योग कराया, और साथ में हमारे आज की मुख्य अतिथि जी ने ऋतुओं के अनुसार भोजन आहार विहार पे बात करी। साथ में हमने केस स्टडी पे भी बात की, और इस तरह से हम सभी कल के पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। तो आज इस चर्चा में उपस्थित सभी महानुभावों का, भाई और बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग लिप कर चुके हैं, जो उपस्थित हैं, सभी को नमन है कि हम ये बहुत ही आवश्यक कार्य को इस मंच के द्वारा, और जो अद्वितीय कार्य को, ऐसे कार्य अभी तक हुआ नहीं है, और इसको हम लगातार आगे बढ़ाए रखें ऐसी भावनाओं के साथ। आप सभी का आभार करते हुए, आप सभी आदरणीयों को, जिसमें कि हमारी पतंजलि योगपीठ की उपशाखाएं हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ में बहुत सारी हमारी सदस्य हैं, उनमें आदरणीय अभिमन्यु रघुवंशी जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन बाजड़ जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, कुमार बबन जी, नीलकंठ साबले जी, निराला ठाकुरिया जी, और ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन सर जी, प्रभा थपलियाल जी, प्रदीप राज वर्मा जी, रमेश चंद मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, विनोद भट्ट जी, योगाहार जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब जी, और रंजना बहन जी, नीलकंठ साबले जी, और अन्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, जो उपस्थित थे, जो उपस्थित रहते हैं, और जो उपस्थित रहते, सभी अभिनंदनीय हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। और बहन जी ने मायके में हम लोगों को नहीं बुलाया, और अगले नीलकंठ सावले जी और किशोर दुबे जी और उनको खिला दिया, इसलिए अब अपन को बहन जी ने बात ही नहीं करना है। बातें नहीं करना तो अब एक दिन एक क्लास ऐसी हो करनी पड़ेगी जिसमें संकेतों से ही बात हो। नहीं, कल इनने मायके में बढ़िया पार्टी थी, कल देखा हमने, बढ़िया नीलकंठ सावले जी वगैरह खेत में भोजन हो रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था देखने को। तो फिर अब क्या करें, नाराजगी व्यक्त करना पड़ेगी कि बुलाया नहीं।
इसलिए तो आपकी याद आ रही थी हमको, इसलिए हमने कॉल लगाया था आपको। और फोन लगा के और वो कर दिया ना, तभी तो देखा हमने, बढ़िया। अच्छा अच्छा लग रहा था खेत में भोजन करते हुए कल। डॉक्टर साहब को देखा, आप लोगों को अच्छा लगा। इसी ऐसी पार्टी होती रहे, मतलब जो भी है, हाँ हाँ क्योंकि हाँ बहुत उससे जो है किसानों को, जो अगल बगल के किसान होते हैं ना, जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि बगल वालों को असर पड़ा नहीं पड़ा उससे, तो जब वो मिलते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। मुझे, बहुत हाँ मेरे सर, जब गांव से तो बहुत दूर था ये, 5 घंटे हाँ लगे थे उसमें से, रात में हाँ, मुझे 11:30 बज गए थे। अच्छा तो बहुत लंबा था ये, लेकिन वो वहां पर ट्रेन का रूट नहीं, तो बस का रूट है, थोड़ा टाइम हाँ लगा पहुंचने में, हाँ सर, लेकिन बगल बहुत वालों को अच्छा हुआ। असर तो पड़ता है, बगल वालों हैं? को असर तो पड़ता है। आदरणीय यादव सर कह रहे हैं कि हमें खिलाया नहीं, असर तो हाँ पड़ा जी है। इसलिए हमने ऑनलाइन मोबाइल पर वीडियो कॉल करके दिखाया था कि वहां से भी स्वाद ले और सुगंध लेके। अभी इटारसी का हम सुगंध अभी तक नहीं जा रहा है हमारे इसमें से। और पता है, कल 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 जो है इधर मीटिंग चल रही थी, उधर परम पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे। एक कान से हम आदरणीय पवन जी को, विवेक जी को सुन रहे थे, इधर से स्वामी जी को सुन रहे थे सामने से। हाँ, अपनी ऑनलाइन मीटिंग वाली। हाँ, ऑनलाइन मीटिंग वाली। और उधर आप स्वामी जी बोल रहे थे उसी समय। आप कौन से स्वामी जी शहर में थे कल, वो जो जबलपुर, प्रोग्राम? जबलपुर, अच्छा जबलपुर, अच्छा। जबलपुर, बीडी साहब, भगवान दास कुशवाहा जी के यहाँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। उनके यहाँ बहुत था। अच्छा प्रोग्राम था वो, बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, पूरा आस्था की टीम आई थी हरिद्वार से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भाई जी, एक बड़ी बात है कि जैसा अपन ने 88 में कर दिया ना, हाँ हाँ हाँ। अब वही काम होने लगे। पूरी आस्था की टीम गई थी हरिद्वार से, सारी चीजें गई थी सब। और आदरणीय देवप्रिया जी बहन जी और देवती जी आई थी। अच्छा स्वामी जी ने भेजा कि जाओ, और अब टीम भी भेजने लगे हैं। जैसा अपना टीम आई, हाँ। तो अपने इस कार्यक्रम से, मतलब, और जैसा परम सिद्धि आचार्य जी ने अपन को संबोधन किया था ना, हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन। ऐसा ही ऑनलाइन स्वामी जी ने संबोधन किया उस कार्यक्रम के बहुत अच्छा रहा, यानी सफर आगे बढ़ता रहा, और बहुत हाँ अच्छा आगे हाँ बढ़ने के लिए मौसम तैयार हुआ। समय हाँ। साथ दे रहा है। और आज प्रणाली बहन जी योग ग्राम में है, और आज योग आहार कार्यक्रम की परम पूज्य स्वामी जी से चर्चा कर रही हैं। मतलब अपने के उसके बारे में तो बता ही रही हैं, लेकिन देने के उपहार कार्यक्रम की जरूर चर्चा कर रहे हैं सब लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। ये तो बढ़िया जो है। और ये प्रभाव, ये असर, मतलब जो जैसे साबले जी कह रहे हैं कि माहौल बन रहा है, तो इटारसी हाँ का मां नर्मदा का जो अभिसिंचन हुआ हम्म, है, तो ये आगे ओ, बढ़ रहा है सर, इस माध्यम से। बिल्कुल। लेकिन लेकिन सावले जी ने, और जाने क्यों पछड़ रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में सोच रहे थे कि जल्दी हो जाए, पड़ोसी है। और बताओ, कोई समस्या है तो हमें बताओ ना, हम अपन कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, जो नहीं, अभी ठीक है जी। हमारे खेत खेत में खाली है ना खेत, जैसे भी हाँ कल गजानन बाजर जी का ये हुआ, तो चने के खेत अभी बुआई चालू है, गेहूं की बुआई चालू है, जो रब्बी हम्म, फसल है ना अभी चालू है। हम्म, तो वहां पर जो सफर होगा, तो एक जिले में नहीं करना है ना हमको। हम्म, अकोला उतरकर, जो प्रकाश पोरे अपने एक मुख्य अतिथि आए थे, जैविक मिशन के जी अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उनके जी। साथ दुबे सर ने जब बात की तो उनको टाइम नहीं था। ओ, अभी मैंने भी परसों एक फोन लगा कर कि दुबे सर को इधर से लाए, तो उनको भी टाइम नहीं मिला। तो वो जरा बिजी रहते हैं, तो उनका टाइम लेके अकोला, वासिम और हम्म, यवतमाल, वर्धा करके ये हम्म, कार्यक्रम करना है। तो बहुत बढ़िया। इससे थोड़ा सा, अब हमारे जो भारत स्वाभिमान के प्रभारी है, अभी कल हमारे शेगांव में आ रहे, तो वो हम्म, जो नेचुरल वहां पे जगह है यवतमाल में, वो रहने की व्यवस्था तक हमारा प्रबंध चालू है अभी। जी जी। तो हाँ, तो थोड़ा देर लगेगा, लेकिन लेट होगा, लेकिन ठेठ होना चाहिए, ऐसा मेरा हाँ कहना हाँ, है। बिल्कुल। लेकिन योजना बनाते रहो, समय हाँ आगे हाँ बढ़ा, समय लंबा कर लेंगे। समय थोड़ा सा एक डेट वगैरह टाइप की हो जाती तो अपन को चिंता हो जाती कि अब हमें करना है ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं इस पर करते हैं विचार कर जल्दी। लो। तो हाँ सबका ये इसमें सहभाग, जैसे अपने सभी पांचों संगठन है ना, उसके हाँ साथ में लेना है हमको, क्योंकि ये हाँ, बिल्कुल। संगठन हमारे थोड़े पीछे पीछे है, तो ये संगठन को साथ लेंगे तो हमको बहुत उसका फायदा हो जाएगा। नहीं नहीं, संगठन को ही साथ लेके चल रहा है। संगठन को क्या है कि अभी जो इटारसी में कार्यक्रम हुआ था, वो अपन ने उससे सीखा है सिर्फ।
हाँ जी सर, हाँ ठीक, उसमें अपन ने बहुत कुछ अपनी कमियां रही हैं, उसमें क्या क्या हमें पूरा करना है, क्या क्या उससे अपन को आइडिया मिला है। अब हाँ वो अपन को पूर्ति करते हुए, क्या जैसे संगठन की कहाँ भूमिका रहेगी, व्यक्तियों कहाँ कैसा क्या, अन्य अन्य कई विषयों पे अपन चर्चा करेंगे जब जो है अपना ये कार्यक्रम बनेगा ना, तो हाँ 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 अपन चर्चा करेंगे। उसमें कई अपव्यय भी हुआ है इटारसी में। जी सर, क्योंकि हाँ हमारे अभी महाराष्ट्र में किसान प्रभारी नहीं थे। अभी दत्तात्रेय काळे जो अपने मुख्य अतिथि और योग के बारे में सभी उन्होंने कक्षा भी ली 2 बार, तो वो भी हाँ अभी शेगा में 2-3 दिन में आने वाले हैं, तो उनके भी साथ आपको फोन लगा के हम बात करने वाले इस विषय पर। हाँ तो ठीक है। ये बैठक रखी है, तो ये 2 दिन में ये हो जाएगा, क्योंकि उनकी ठीक है। कुछ संगठन की 5 संगठन के लोग आएंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। क्या हाँ है तिनकट जी, अपन जो कार्यक्रम करते हैं इससे ज्यादा जो है वो जागृति आती है। हाँ हाँ, जागृति भी आती है, और ये जो किसान को कुछ मालूम नहीं रहता वो किसान भी जुड़े थे। जैसे हम कल दुबे सर और हम गए टीम, तो इससे अपना जो पतंजलि में कार्य चल रहा है ये सीमित रूप में थे। अभी वो उसे 10-12 गांव में उसकी चर्चा होगी अभी। हाँ, और सरकार भी सुनो, सरकार भी लग जाती है काम में फिर। हाँ सरकार भी जो है अब लग गई है कि भाई अपन लोग, इन लोग जो स्वैच्छिक रूप से इतना कार्यक्रम कर सकते हो, अपन के पास तो फंड आता है इसका, अपन का तो दायित्व है, इसके लिए नौकरी कर रहे हैं अपन। हाँ 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 उनको भी माने सारी जगह वो से वो जाता है संदेश, तो इसके लिए अपन को करते रहना है। जैसे भी छोटे छोटे करें, ज्यादा पैसा खर्च ना करें अपन उसमें। अब देखेंगे क्या, उसका अनुभव हो गया है अपन को, हाँ हमारा हाँ अनुभव भी पूरा ले लें आप इसमें, इसलिए ताकि कम पैसे में और अच्छा कार्यक्रम कैसे हो सकता है। हाँ, और ये हमारे डॉक्टर दुबे सर तो बस 2-3 दिन से इनके बारे में, जैसे कि चकमक वाला कैसा उनको याद आता है, वैसे भी हमको 2 दिन के बाद क्या क्या हुआ, आगे कैसे बढ़े, ये चर्चा अपना ये काम तो रहता है दिन भर, लेकिन वो भी रात में हम जब आखिरी का फोन होता है 10-10:30 बजे, तो दुबे सर का इस पर भी कुछ ना कुछ होता है सुझाव। नहीं, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है। रहता है जब डॉक्टर दुबे सर चकमक की बात करते हैं ना, तो थोड़ा जो है एक छोटा सा हल्का सा ब्रेक लगता है, एंटरटेनमेंट ब्रेक लगता है कि एक नई कहानी तैयार हो रही है चकमक वाली। अरे भैया दिनेश जी, जब चकमक की बात होती है तो उससे चिनगारी निकलती है, और हाँ चिनगारी से लू बनती है, और लू से आग लग जाती है। तो ये जो है, जो ऑर्गेनिक खेती की जो पत्थर की चिनगारी की दुबे जी बात कर रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। ये जो है इटारसी में अभी चटका है, थोड़ा सा चिनगारी निकली है, अभी लू निकलेगी महाराष्ट्र से और पूरे देश में आग लग जाएगी जैविक खेती की। जी 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 इसलिए डॉक्टर साहब चिनगारी की बात करते हैं, पत्थर की। जी जी और चकमक से अपना अंदर का भी चकमक खड़ा हो जाता है कि अरे हाँ कुछ बाकी है, तो चलो करो। हाँ हाँ, हाँ। एकदम जी, लेकिन अच्छा लगता है। गजानन बाजर जी खेत में है तो कुछ दिखा रहे ऐसा लगता है मुझे। क्या दिखा गजानन रहे जी, हो ओम बाजर आदर जी? प्रणाम। गजानन जी, ओम जी, ओम, क्या दिखा रहे हो? नहीं अभी हमने सरसों की, सूरजमुखी और चीनी की बुआई की। हाँ खेत में